हाय स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। आई एम भूपेंद्र सर, टीचर ऑफ इंग्लिश। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस पार्ट 3। इसके पहले मैंने ईडियम एंड फ्रेजेस के ऊपर पार्ट 2 तक मैंने अपने वीडियोस को डाउनलोड कर दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके उन ईडियम्स एंड फ्रेजेस और वोकैबुलरी के भी पार्ट्स मैंने 1 से लेकर 5 पार्ट्स तक मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप ज़रूर देख लो, ताकि आगे चल के एक अच्छा खासा ज़बरदस्त कलेक्शंस वोकैबुलरी का हम लोग नोटबुक में हो जाए। तो जो लोग पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इंग्लिश को काफ़ी फन वे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 3। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे टॉप 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके एक एक की मीनिंग्स दिखी जाएगी और कैसे इसको सेंटेंसेस में यूज करते हैं ये भी सीखा जाएगा। अगर दोनों तरीके से हम लोग चीज़ों को समझ जाएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस को, उनके मीनिंग्स को हिंदी में क्या सेंस उसका निकलेगा और सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे, तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस हमको कभी भूलेंगे नहीं। और ज़रूर आप इनको रिटन इंग्लिश में यूज़ करिए, स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करिए, और बाकी आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं वहाँ पे ये वोकैबुलरी ज़बरदस्त रोल प्ले करने वाले हैं। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट 3। ओके, चलो। तो पहला मैंने इडियम्स लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ मैंने पुट अप द शटर्स। तो पुट अप द शटर्स का मतलब क्या होता है, आप समझ सकते हैं कि पुट अप द शटर्स, इसका मतलब होता है कि किसी भी काम को या तो एक आध दिन के लिए बंद कर देना, या किसी बिजनेस को एक आध दिन के लिए बंद कर देना, या तो आप ये भी कह सकते हैं कि परमानेंटली बंद कर देना, हमेशा के लिए बंद कर देना। तो आज का जो सिचुएशन चल रहा है, जितनी भी शैक्षणिक संस्थानें हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सभी क्या हैं, क्लोज हैं, बंद हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। क्लियर, सभी के धंधे क्या हैं, प्रभावित हैं। तो आज के सिचुएशन के हिसाब से हम इसको सेंटेंसेस में यूज भी करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं पुट अप द शटर्स। इसका अगर हम लोग डेफिनेशंस लिखा जाए तो इसका क्या लिखेंगे। ओके, तो पुट अप द शटर्स का मैंने डेफिनेशंस क्या लिखा हुआ, टू क्लोज इट परमानेंटली। किसी बिजनेस को या किसी, अगर आपकी शॉप है या बिजनेस आपका कोई भी है, उसको आपने क्या किया, परमानेंटली क्लोज कर दिया, या आप कह सकते हैं टू क्लोज द शॉप और बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, या एक दिन के लिए आपने उसको बंद कर दिया। और आज का जो सिचुएशन चल रहा है, ऐसे तो देखा जाए तो सभी के धंधे पानी क्या है, परमानेंटली लगभग लगते हैं बंद हो गए एकदम पूरा। तो आज पुट अप द शटर्स को हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। तो मैंने क्या डेफिनेशंस लिखा हुआ है एग्जांपल्स में पुट अप द शटर्स को। ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक 95% ऑफ कोचिंग सेंटर्स हैव पुट अप द शटर्स एंड दे आर फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल। पैंडेमिक में देखा जाए तो 95% 95% के आसपास की लगभग कोचिंगें क्या हैं, अपने आप को, अपने शटर्स को डाउन कर चुकी हैं, बंद कर चुकी हैं, और अपने अस्तित्व के लिए क्या कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं कि पैंडेमिक ख़त्म हुआ तो कैसे मुझे अपने कोचिंग सेंटर्स को स्टार्ट करना है। काफ़ी टफ सिचुएशंस है। तो पुट अप द शटर्स टू क्लोज, अपने बिजनेस को या अपने शॉप को या अपने धंधे पानी को कुछ दिन के लिए या हमेशा के लिए बंद कर देना। ओके, जस्ट राइट डाउन। सेकेंड वर्ड्स हमारा है कैच अ टार्टर। तो कैच अ टार्टर का मतलब क्या होता है, आप इसको भी आप जाने। कैच अ टार्टर का मतलब क्या होता है, टू डील विथ समवन और समथिंग। तो सेकेंड वर्ड्स हमारा क्या है, कैच अ टार्टर। तो कैच अ टार्टर का मतलब होता है टू डील विथ समवन और समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम और पावरफुल। तो अभी आपने देखा कि चाइना वगैरह ने क्या किया है कि बॉर्डर पे आके इंडियन आर्मी को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। उनको लग रहा था कि भाई हम इजी तरीके से क्या करेंगे, उनको परेशान कर देंगे और ये अपनी जगह को छोड़ेंगे, हम उसको क्या करेंगे, कब्जा लेंगे। लेकिन जब वे इंडियन आर्मी के साथ जब चाइना के आर्मी का सामना हुआ, तब जाकर उनको पता चला, अरे यार ये तो हम कहाँ भिड़ गए, ये तो बड़े खतरनाक हैं, काफ़ी पावरफुल हैं। तो दूर से तो बड़ा उनको आसान लगा कि हम इंडियन आर्मी के साथ डील कर लेंगे या इनको पीछे ढकेल देंगे, लेकिन जब वास्तविकता में जब सामना हुआ तो हालत ख़राब हो गई। तो इस सिचुएशंस में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कैच अ टार्टर। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, तो कैच अ टार्टर का क्या होगा, टू डील विथ समवन और समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम और पावरफुल। नाउ आई हैव यूज्ड इन अ सेंटेंस, while fighting with Indian Army
द एनिमी रियलाइज्ड दैट दे हैड कॉट अ टार्टर। जब दुश्मन ने भारतीय सेना के साथ जब मुकाबला किया, जब उनके साथ लड़ना स्टार्ट किया, तब जाकर उनको एहसास हुआ कि ये तो भाई शेर को सवा शेर मिल गया। ठीक है, तो दूर से तुमको लगा कि बहुत आसानी से हम इंडियन आर्मी को फाइट करके जीत जाएंगे, लेकिन जब सामना हुआ तो हालत ख़राब हो गई। तो मैंने इसको यूज़ कर दिया है, आप सेंटेंसेस में आप इसको नोट डाउन कर लो। नाउ द थर्ड वर्ड इज सेल इन द सेम बोट। नेक्स्ट इडियम्स क्या हमारा है? सेल इन द सेम बोट। तो सेल इन द सेम बोट का मतलब क्या होता है कि एक ही नाव में हम हैं, एक ही नाव को खे रहे हैं। इसका मतलब कह सकते हैं आप सिंपल तरीके से, आप इसको दिमाग में रिकॉल कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, बैठा सकते हैं कि एक ही नाव में हम और आप। मतलब जो आज पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे मैं अगर सफ़र कर रहा हूँ तो वैसे आप भी कर रहे होंगे, वैसे बाकी भी अदर्स कोचिंग वाले, बाकी और भी लोग जिनके काम धंधे बंद हो चुके हैं वो भी सफ़र कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं कि हम नहीं सफ़र कर रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं। बोथ मतलब दैट मीन्स वी बोथ आर सेलिंग इन द सेम बोट। क्लियर? हम लोग एक ही सिचुएशन, एक ही प्रॉब्लम में हैं। तो इसको डेफिनेशंस को अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ओके, तो सेल इन द सेम बोट का मतलब हो गया टू बी इन द सेम अनप्लीजेंट सिचुएशन एज अदर पीपल। जैसे कि दूसरे लोग हैं, उसी अप्रिय अवस्था में, स्थिति में हम भी हैं, आप भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप खुश हैं तो हम दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं। क्लियर? तो इसको डेफिनेशंस को नोट कर लो और इसका एग्जांपल्स क्या होगा? क्लियर? तो मैंने क्या एग्जांपल्स क्या लिखा है? ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग दैट he doesn't have enough money but we both are in the same boat। वो हमेशा शिकायत करता रहता है, भाई उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं, उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन भाई सही है, जैसा मैं सिचुएशन जिस टाइप का सिचुएशन फेस कर रहा हूँ वैसा वो भी फेस कर रहा था। तो दोनों लोग एक ही सिचुएशन में थे, दैट मीन्स शॉर्ट ऑफ मनी। क्लियर? तो आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इडियम फ्रेजेस हमारा है पेनेलोप्स वेब। पेनेलोप्स वेब को देखा जाए तो वेब मीन्स कहता है जाल बुनना। पेनेलोप्स एक रानी थे। जब आप जाएंगे, काफ़ी भी पीछे जाएंगे, इस वर्ड्स को अगर आप रिसर्च करेंगे, देखेंगे, समझेंगे डिक्शनरी के माध्यम से, तो पेनेलोप मीन्स क्या होता है? एक रानी का नाम था, एक क्वीन थी, उनका नाम था। और वेब मीन्स क्या होता है? बुनना। तो वो कुछ ना कुछ बुनती रहती थी। तो जब राजा निकलते थे तो रानी को कुछ ना कुछ बुनते हुए देखते थे, हमेशा देखते थे। तो उनके दिमाग में यार ये तो तुम्हारा बुनना कभी ख़त्म ही नहीं होता है। इसलिए वहाँ से ये इडियम्स का वहाँ से मीनिंग्स आया इंग्लिश में। एंडलेस जॉब मतलब एन एंडलेस जॉब मतलब एक ऐसा काम जो कभी ख़त्म होने का लगता ही नहीं, जैसे लगता कभी ख़त्म ही नहीं होगा, एन एंडलेस जॉब। तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं पेनेलोप्स। ओके, तो पेनेलोप्स वेब का मतलब क्या हो गया? एनीथिंग विच इज़ परपेचुअली डूइंग बट नेवर डन। कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा कंटिन्यूस चल रही है लेकिन कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है, मतलब वो उसका समाप्तिकरण ही नहीं हो पा रहा है, वो फिनिश नहीं हो पा रही है। ये भी आप कह सकते हैं एन एंडलेस जॉब, कभी ना ख़त्म होने वाला काम। तो पेनेलोप्स वेब का ये डेफिनेशन है। एग्जाम्पल्स में इसको कैसे यूज़ करेंगे? तो मैंने क्या इसको एग्जाम्पल्स में क्या लिखा? द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इज अ पेनेलोप्स वेब, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एट इट। मतलब पॉवर्टी मतलब गरीबी को ख़त्म करना जैसे हो गया है कि एक एंडलेस जॉब हो गया। इंदिरा गांधी जी के समय में नारा दिया गया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन जब से वो नारा चल रहा तब से पूरे पॉलिटिशियंस, पूरी पार्टियां लगी हुई हैं गरीबी हटाओ, लेकिन ख़त्म नहीं हो पा रहा है। जब तक जनसंख्या निरंतर नहीं होगा तब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। बस नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। क्लियर? तो ऐसा जॉब, ऐसा सिचुएशन जो ख़त्म होने का, ऐसा काम जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। काम का बीड़ा उठाया आपने गरीबी हटाने के लिए, तब से चल ही रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। दैट मीन्स पेनेलोप्स वेब। द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इज अ पेनेलोप वेब, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एट इट। एक बहुत बड़ी संख्या इससे प्रभावित है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। नाउ द लास्ट इडियम सर इज फीदर्स वन ओन नेस्ट। फीदर्स वन ओन नेस्ट का मतलब क्या होता है कि अपना प्रॉफिट या अपना इंटरेस्ट या अपना हित सबसे पहले देखना। किसी भी काम में या किसी भी व्यक्तित्व से आप मिले जा रहे हैं तो अपना हित को सर्वोपरि रख रहे हैं कि सबसे पहले आप अपना हित देख रहे हैं कि मेरा इसमें फ़ायदा है कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक अच्छा सा इडियम से फीदर्स वन ओन नेस्ट यूज कर सकते हैं। इसको डिफाइन क्या करेंगे हम लोग? तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? टू लुक आफ्टर वंस ओन इंटरेस्ट्स स्पेशली मटेरियल
1, अपना हित सबसे पहले देखना कि मुझे क्या फ़ायदा है, मुझे कितने पैसे मिलेंगे, क्या मेरा इसमें प्रॉफिट है, ये सब दिमाग में आती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफरेंट डेफिनेशंस तो हमने देख लिया। अब इसको एग्जांपल्स में कैसे हम लोग यूज़ करेंगे आज के सिचुएशन के हिसाब से। आप लीडर्स को देख सकते हैं, लीडर्स हमेशा अपना हित पहले देखते हैं किसी भी सिचुएशन या किसी भी मामले में, कि मेरा इसमें क्या प्रॉफिट है, मेरा वोट बैंक का क्या प्रॉफिट है, मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ये सब तमाम चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं। तो उनके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं ईडियम्स। क्लियर? तो आप सिचुएशन के हिसाब से मैंने लिख दिया एग्जांपल्स में। लीडर्स ऑलवेज ट्राई टू फीदर देयर ओन नेस्ट फर्स्ट। नेता जो है सबसे पहले अपना हित और अपना इंटरेस्ट सबसे पहले दिमाग में लाते हैं, सबसे पहले सोचते हैं उसके बारे में, तभी वो सिचुएशंस या चीज़ों को टैकल करते हैं या उसमें हाथ डालते हैं। सबसे पहले उनका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो अपना हित सबसे पहले सर्वोपरि रखते हैं। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लो। अब आपने देखा कि हम लोगों ने टॉप 5 ईडियम्स को आज फिर सीखा। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोगों ने टॉप 5 ईडियम्स एंड फ्रेजेस को सीखा। आज हम लोगों ने टॉप 15 ईडियम एंड फ्रेजेस को लर्न कर लिया है और उनको आज के सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, सेंटेंसेस में यूज़ भी किया है, ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी हो जाए, आपका रिटन इंग्लिश भी अच्छी हो जाए। तो तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को, वोकैबलरी को, चाहे जो भी सेक्शन से इंग्लिश से रिलेटेड है, उसको सीक्वेंस में 1 बाय 1 करके हम लोग क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और कॉपी निकाल के राइट डाउन जरूर किया करो, वॉट एवर आई एम टीचिंग यू ऑल। मैं आपको जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ उसको कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लिया करो। क्लियर? क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको लंबे समय तक आजीवन आपके काम आने वाली हैं। क्लियर? तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियोस इंपॉर्टेंट 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर। ओके, बेस्ट ऑफ लक, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। आई एम भूपेन सर, टीचर ऑफ इंग्लिश। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 4 इडियम एंड फ्रेजेस बेस्ड ऑन गलवाल बाउंड्री डिस्प्यूट। जो भारत और चाइना के बीच में गलवाल सीमा विवाद जो इस समय चल रहा है, काफ़ी एकदम धक्का मुक्की, एकदम काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल बना हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में। उसी इश्यूज़ पे, उसी सीमा विवाद के ऊपर हम लोग आज टॉप 5 इडियम एंड फ्रेजेस सीखेंगे। कैसे इसका मीनिंग्स क्या होगा और कैसे इसका सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, सब कुछ आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। इसके पहले मैंने इडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल्स पे। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उन वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके उनको जरूर देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा खासा वोकैबुलरी का कलेक्शन आपके नोटबुक में हो जाए तो कोई भी वीडियोज़ मेरा मिस मत करिए और समय पर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय टुडे सेशन पार्ट 4 इडियम एंड फ्रेजेस। 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करेंगे, आज इन इडियम्स को सीखेंगे यहाँ पे। तो टाइम को लॉस न करते हुए आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय टुडेज सेशन। पहला हम लोग का क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इसका मतलब क्या होता है, झगड़े का कारण। तो झगड़े का कारण, इसके पहले हम लोग का कश्मीर का इशू भी था, मैटर भी था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उस मैटर को, इश्यूज को हमेशा जड़ से ही खत्म कर दिया है। 5 अगस्त 1919 को कश्मीर इशू का मैटर क्या हुआ, खत्म हो गया। ओके, तो इसी तरीके से चाहिए कि भारत और चाइना दोनों मिलकर इस गलवाल के इश्यूज को, सीमा विवाद को जल्द से जल्द खत्म करें, ताकि दोनों तरफ के जो हमारे ब्रेव सोल्जर्स शहीद हो रहे हैं वो चीज़ें बंद हो, खत्म हो। और चाइना ने तो समझे विश्वासघात किया हुआ है और इंडिया, भारत सक्षम है उसको जवाब देने के लिए। हम लोग अपने सैनिकों का, अपने जवानों के शहादत को भूलेंगे नहीं और इंडिया भूलेगा नहीं। करारा जवाब चाइना को जरूर दिया जाएगा। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या हो गया, आपका सेंस क्या है, झगड़े का कारण। तो इसका डेफिनेशंस क्या होगा इंग्लिश में, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का डेफिनेशंस क्या होगा, अ सब्जेक्ट या एन इश्यू ऑफ कंटेंशन, झगड़े का कारण या झगड़े का वो विषय जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है, ये नाराजगी हो रही है दो लोगों के बीच में। और समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल और अनहैप्पीनेस, या कोई ऐसी चीज़ है या ऐसा विवाद है, इशू है जो दोनों लोगों के बीच में क्या कर रहा है, परेशानी को बढ़ा रहा है, परेशानी को क्रिएट कर रहा है, ट्रबल को क्रिएट कर रहा है, या अनहैप्पीनेस, दोनों लोगों के बीच में खुशी का माहौल नहीं बना रहा है, ऐसा रीजन्स या ऐसा कारण। ठीक है, तो इसमें गलवाल वैली बाउंड्री डिस्प्यूट, सीमा विवाद जो है, गलवाल सीमा विवाद है भारत और चाइना के बीच में, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का रोल प्ले कर रहा है, झगड़े का कारण को रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, देखते हैं इसका एग्जांपल्स। ओके, तो इसको एग्जांपल में मैंने कैसे यूज़ किया है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को, गलवाल वैली बाउंड्री डिस्प्यूट, गलवाल घाटी सीमा विवाद है,
वह हो चुका है, झगड़े का कारण हो चुका है किनके बीच, भारत और चाइना के बीच में। क्लियर? तो अच्छे तरीके से आज के इश्यूज़ के हिसाब से हम लोगों ने इसको सेंटेंसेस में यूज़ भी कर लिया। आप इसको नोट डाउन कर लो ताकि आपको याद रहे। तो कोई भी हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस अब एक थीम डिसाइड कर लिया जाएगा, उसी के बिहाफ पर हम लोग वोकैबुलरी हो चाहे इडियम एंड फ्रेजेस हो, उसी थीम के बिहाफ पर हम लोग यूज़ करेंगे ताकि हमेशा हम लोग के दिमाग में क्या हो, लंबे समय तक बैठा रहे, कभी भूले ना। ओके, तो आज की इश्यूज़ के हिसाब से हम लोग इडियम फ्रेजेस को सीख रहे हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो पिताजी की संपत्ति दो भाइयों के बीच में क्या है, एक विवाद का कारण है। ठीक है, तो इसको आप सिंपल तरीके से नोट कर लीजिए। द वेल्थ ऑफ फादर बिकम्स एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स। क्लियर? तो नोट डाउन आप लोग इसको कर लीजिए। अगला हम लोग का इडियम से स्टेयर ऑफ अ हॉनेस्ट। स्टेयर ऑफ अ हॉनेस्ट का मतलब क्या होता है? स्टेयर ऑफ अ हॉनेस्ट नेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? स्टेयर ऑफ द हॉनेस्ट नेस्ट का मतलब क्या होता है? स्टेयर ऑफ हॉनेस्ट का मतलब होता है कि क्या बोलते हैं कि मेक अ ट्रबल, मतलब परेशानी को क्रिएट करना या परेशानी को बनाना, मतलब कोई समस्या को खड़ा कर देना, पैदा कर देना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टेयर ऑफ अ हॉनेस्ट नेट्स। और ये भी कर सकते हैं दैट मीन्स क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, बहुत सारी समस्याओं को पैदा करना। क्लियर? तो इसका डेफिनेशंस क्या होगा वो पहले हम लिख लेते हैं। तो स्टेयर ऑफ अ हॉनेस्ट नेट्स का डेफिनेशंस क्या होगा, इंग्लिश में इसकी मीनिंग क्या होगी? मेक ए ट्रबल, समस्या बनाना, या कॉज अ कमोशन, मतलब एक समस्या का कारण या एक प्रॉब्लम क्रिएट करना। टू क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल भी हम बोल सकते हैं कि टू क्रिएट बहुत सारी समस्याओं को पैदा करना, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर? तो इसको हम लोग सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे, एग्जांपल्स में, वो भी हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल्स में हम लोग नोट क्या किया है कि चाइना हैज़ क्रॉस्ड इट्स लिमिट, चाइना ने अपने क्या किया, हद को पार कर दिया है ऑन गलवान वैली बाउंड्री डिस्प्यूट्स के ऊपर। जो गलवान सीमा विवाद जो चल रहा है उसके ऊपर चाइना ने अपने लिमिट को क्या किया, क्रॉस कर दिया, अपने हद को पार कर दिया है। इट स्टीयर्ड अप, जिसकी वजह से इट स्टीयर्ड अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट बिटवीन भारत एंड चाइना, जिसकी वजह से भारत और चाइना के बीच में समस्या पैदा हो गया, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। क्लियर? तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, आज की इसी के हिसाब से मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। देखिए कितने अच्छे तरीके से हम लोग एक थीम ले लिए हैं, गलवान सीमा विवाद को ले लिया है, उसी के ऊपर हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस को सीख रहे हैं। इसी तरह हम लोग थीम लेकर ही वोकैबुलरी हो चाहे इडियम्स हो फ्रेजेस हो, ये सब हम लोग सीखेंगे ताकि सिचुएशन के हिसाब से वो हमारे दिमाग में बैठे रहे। थर्ड वर्ड्स हमारा क्या है? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि कोई अचानक जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है ऐसा कोई घटना हो जाना। ठीक है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, कह रही ये चीज़ों के बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया, वो घटना हो जाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में? एक अचानक या अनएक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, संभावना नहीं आपने सोचा था उस संभावना के बारे में, लेकिन वो घटना हो जा रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे आज के सिचुएशन के हिसाब से वो भी देख लेते हैं। तो कोरोना वगैरह भी फैला हुआ, इसी में लोगों के बिल भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, पूरा ट्रीटमेंट के खर्चे वगैरह भी बहुत ज़्यादा हाई हैं इस समय पूरा। तो उस सिचुएशन के हिसाब से मैंने इसको यूज़ किया। बिल्स ड्रॉपिंग हिज लाइफ इंश्योरेंस वॉज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब बिल का गिरना, मतलब काफ़ी ज़्यादा बिल का गिरना लाइफ इंश्योरेंस को लेकर, उसके लाइफ इंश्योरेंस को लेकर ये क्या कर दिया है, मतलब एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो गया है, ये ऐसी घटना हो गई कि जिसकी वजह से हम भौचक्के हो गए। ठीक है, कि लाइफ इंश्योरेंस हमने लिया हुआ है लेकिन बिल्स गिरना स्टार्ट हुआ, यार लगता है लाइफ इंश्योरेंस इसका तो कोई मतलब ही नहीं, सब पैसा इसके ट्रीटमेंट में ही चला जाएगा। तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैपेंस। क्लियर? तो इसको अभी आप लोग नोट डाउन कर लिए। बिल्स ड्रॉपिंग हिज लाइफ इंश्योरेंस वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। और हम लोग का है ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, मतलब ऐसी सिचुएशन में हो जाना जहाँ पे आप इच्छा कर रहे हैं कि ये चुनूं कि वो चुनूं, लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि जो भी आप चुनेंगे वो दिक्कत ही वाला है। अनडिजायरेबल सिचुएशन में आपको हो जाना, ठीक है ना, कि ये करूँ तभी दिक्कत है, ये चूज़ करता हूँ तभी दिक्कत है। तो जो गलवान का जो इश्यूज़ है इस समय जो चल रहा है पूरा, इसमें वही सिचुएशंस है। भारत वॉर करता है, युद्ध करता है या नहीं करता है, तो दोनों तरीके से उसको दिक्कत हो रही है। नहीं करता है तो पूरा देश आक्रोश में है, युद्ध करता है तो अभी हम लोग कोरोना से झेल रहे हैं, आतंकवाद से झेल रहे हैं, तमाम चीज़ों से दिक्कतों से हम लोग झेल रहे हैं। उसका तो वॉर का खर्चा भी जाएगा, वो भी दिक्कतें हम लोग को फेस करना पड़ेगा। तो मतलब कह सकते हैं कि दोनों जो डिजायर्स हैं लोगों की, वॉर भारत करे जवाब दे और ना दे तो भी दिक्कत है, दे तो भी दिक्कत है।
ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा। क्लियर, इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा मींस हैविंग टू चूज बिटवीन टू इक्वली अनडिजायरेबल ऑप्शंस, जो ना चाहते हुए भी, इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी चुनना है या चुन रहे हैं, ठीक है ना। युद्ध करना है, चाइना को जवाब देना भी है, इकोनॉमिकल दिक्कत फेस कर भी रहे हैं, युद्ध होगा फिर इकोनॉमिकल दिक्कत फेस करेंगे। तो ऐसा सिचुएशन से नहीं जवाब देंगे तो भारत के सब लोग नाराज बैठे हुए हैं, तो लोगों को भी देखना है, जवाब भी देना है। तो ये सिचुएशंस, इस टाइप की सिचुएशन कह सकते हैं ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, बिकॉज चाइना हैज़ क्रॉस्ड इट्स लिमिट। चाइना ने अपने हद को पार भी कर दिया है और भारत को इस सिचुएशन में उसको जवाब भी देना है। नहीं जवाब देते तो पूरे देश का आक्रोश, गुस्से का सामना कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स हमारी आज के प्रेजेंट गवर्नमेंट्स जवाब देती है तो इकोनॉमिकली काफ़ी डिस्टर्बेंस भी होगा, लेकिन जवाब तो देना है, चाहे जवाब दे चाहे न दे, दोनों स्थिति में क्या है, दिक्कत क्रिएट होगा ही। तो इसको हम लोग सेंटेंस में यूज़ किया मैंने, आप इसको नोट डाउन कर लो। गर्ड अप लॉयंस। तो गर्ड अप लॉयंस का मतलब होता है कि कमर कस के एकदम तैयार हो जाना। सिचुएशन जो आज का चल रहा है, चाइना ने आप बदतमीजी की हद पार कर दी है, विश्वासघात का माहौल उन्होंने हमारे सैनिकों के सामने रखा है और हमारी इंडियन आर्मी से ने विश्वास किया है, लेकिन उसका उन्होंने क्या किया, पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। तो अब इस सिचुएशन में चाइना के ऊपर कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, भारतीय गवर्नमेंट्स को। तो गर्ड अप द लॉयंस का मतलब क्या था, गर्ड अप लॉयंस का मतलब कमर कस के तैयार हो जाना। अगर युद्ध की स्थिति होती है तो हमारे सैनिक, हमारी आर्मी क्या है, तैयार है उनको जवाब देने के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं गर्ड अप लॉयंस का मतलब होता है कमर कस के तैयार हो जाना। तो इसका डेफिनेशंस क्या होगा, किसी भी कठिन परिस्थिति वाले कार्य के लिए या कोई भी क्रिया या किसी भी एक्शन का जवाब देने के लिए भारत क्या है ना, पूरा तैयार है, रेडी है। कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम लोग कमर कस के, हमारी सेना पूरी तैयार है चाइना को हर तरीके से, हर मोर्चे पे जवाब देने के लिए। टू गेट रेडी या स्पेशली फॉर हार्ड वर्क और एक्शन। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, भारत तैयार हो रहा है या आप कह सकते हैं तैयार हो भी गया है चाइना को करारा जवाब देने के लिए। मतलब भारत कमर कस के तैयार हो रहा है या कह सकते हैं आप हो भी गया है चाइना को करारा जवाब देने के लिए। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लिए, भारत इज गेटिंग अप इट्स लॉयंस फॉर गिविंग अ रिप्लाई टू चाइना। तो आज के सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों ने इस 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखा और आज के मौजूदा सिचुएशन जो गलवान सीमा विवाद चल रहा है भारत और चाइना के बीच में, उन सिचुएशंस के ऊपर हम लोगों ने इन इडियम्स एंड फ्रेजेस को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है वो भी हम लोगों ने आज इसको सीख लिया है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि वोकैबुलरी का कलेक्शन हम लोग अच्छा खासा अपने नोटबुक में करने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे कुछ और सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसको लर्न करेंगे। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर लो। ओके, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। ओके, बेस्ट ऑफ लक।